हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम अपना पहला टॉपिक फ्लूइड्स कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं हमने कितना पढ़ लिया था। हम इसमें इंट्रोडक्शन और प्रेशर कवर कर चुके थे, साथ में पास्कल लॉ भी हमने देख लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम जो दो टॉपिक देखेंगे वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, अभी तक हमने फ्लूइड्स के बारे में जाना, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज देखी। बट जब फ्लूइड मोशन में होगा और हम उसकी स्टडी करेंगे, अभी तक हमने फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज जानी, बट जब फ्लूइड मोशन में होगा तो उसकी स्टडी को बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो फ्लूइड डायनेमिक्स में आते हैं, मतलब कि वो स्टडी जिसमें यानी कि वो ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं जब वो मोशन में हो। तो आपने देखा होगा जब हम किसी टैब को ओपन करते हैं और स्पीड कम होती है, तो अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? एक्चुअली आपने पानी को बहते हुए देखा होगा और वो कई तरह से बहता है। किसी किसी टाइम जैसे एक टैब है, यहाँ से पानी बिल्कुल स्मूथली नीचे गिर रहा होता है। जब इसकी स्पीड बहुत कम हो, ये बिल्कुल स्मूथली नीचे गिर रहा होता है। जब हम बहुत तेज स्पीड कर देते हैं तो हो सकता है पानी ऐसे इरेगुलर वे में बहता है। इससे भी अलग अलग तरह से कई शेप में पानी बह सकता है। तो इनमें से एक होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो वो होता है जब वाटर कम स्पीड पे हो, और तो स्ट्रीमलाइन फ्लो वो होता है कि जब जो फ्लो है वो बिल्कुल स्टडी हो। मतलब क्या हो? जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बिल्कुल स्टडी हो। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलें तो अगर सपोज ये फ्लो है, ये पाथ है जहाँ को वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, तो इस पॉइंट पे सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी, पार्टिकल ऑफ वाटर की वेलोसिटी सेम रहेगी, या फिर कहीं कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह सेम रहेगी, हो सकता है यहाँ पे अलग अलग हो, यहाँ पे अलग अलग हो, बट किसी एक पॉइंट पे सारे पार्टिकल एक ही तरह बिहेव करेंगे। अगर कुछ पार्टिकल इस पॉइंट पे इस साइड में जा रहे हैं तो सभी इस पॉइंट पे इस साइड में जाएंगे। अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल ऊपर को जा रहे हैं तो सभी पार्टिकल ऊपर को ही जाएंगे। तो यानी कि स्टडी फ्लो उस फ्लो को कहते हैं जब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे पार्टिकल ऑफ फ्लूइड या फिर वाटर ले लीजिए, सारे पार्टिकल ऑफ वाटर एक ही तरह से बिहेव करें। और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है, ये सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये हमने टेंजेंट बना रखी, ये टेंजेंट होगी। जो टेंजेंट होती है वो उसकी डायरेक्शन दिखाएगी कि इस पॉइंट के बाद ये किस डायरेक्शन में फ्लूइड मूव हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको दूसरे, जैसे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो ऐसे होगी तो नीचे को जा रहा है। इस पॉइंट पे टेंजेंट अपवर्ड है तो यहाँ से ऊपर को जा रहा है। अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट देखेंगे तो ऐसी होगी, तो यानी कि यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जो टेंजेंट होगी वो डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड दिखाएगी। तो इसी स्टडी फ्लो को या स्मूथ फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अब स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा, सपोज समझने के लिए हम एक पाइप बना लेते हैं। पाइप है नहीं, मतलब हम पाइप बना लेते हैं कि इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है या फिर इस तरह का स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो जितना वाटर या फिर जितना फ्लूइड इस तरफ को फ्लो होगा पर सेकंड, यानी कि उसके रेट की बात कर रहे हैं, तो उतना ही इधर को आउटफ्लो करेगा, उतना ही इधर को क्या करेगा? आउटफ्लो करेगा। और ये स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसका एरिया ए मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं, यहाँ का A2 मान लेते हैं। और सपोज जब यहाँ पे था, इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे सबकी वेलोसिटी V1 है और इस पे सबकी वेलोसिटी क्या है? V2 है। तो जो वॉल्यूम है वाटर की, जो इनवर्स फ्लो है, वो कितनी होगी पर सेकेंड, यानी कि रेट ऑफ वॉल्यूम कितना होगा? रेट ऑफ फ्लो बोल लीजिए, रेट ऑफ फ्लो कितना होगा? तो इसको कैसे लिखेंगे? A1 इंटू V1। और आउटवर्ड फ्लो भी कितना होगा? आउटवर्ड फ्लो होगा A2 V2। तो अब फ्लो जो इनवर्ड है और आउटवर्ड है स्ट्रीमलाइन फ्लो में वो सेम रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। इसको और शॉर्ट में दिखाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं AV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यानी कि इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये था आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो लो वेलोसिटी पे होता है, इस बात को याद रखेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो कहाँ पे होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है लो वेलोसिटी पे, लो वेलोसिटी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी एक पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर क्रिटिकल स्पीड।
तो उस स्पीड के बाद बियॉन्ड क्रिटिकल स्पीड जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं बचेगा। तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, बियॉन्ड क्रिटिकल स्पीड देयर इज नो स्ट्रीमलाइन फ्लो, देयर इज नो स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये इसको कैसे समझ सकते हैं कि जब हम टैब को बहुत तेजी से खोल देते हैं तो उसका फ्लो कभी भी इतना स्टेडी नहीं रहता है। देखा होगा कि यहाँ से पानी बहुत तेज आ रहा है, नीचे जाके जाके ये फैलने लग जाता है या फिर रैंडम डायरेक्शन पकड़ लेता है, ठीक है। तो इस तरह के फ्लो को क्या बोलते हैं, जो बियॉन्ड क्रिटिकल स्पीड फ्लो होता है उसको या फिर ये फ्लो कैसा बन जाता है, इस शेप कैसी बन जाती है, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट। क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो की एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमने क्या बताया था कि जैसे ये फ्लो ये पाथ है स्ट्रीमलाइन फ्लो का, और इसकी जो भी पॉइंट हैं उनकी जो टेंजेंट्स हैं वो डायरेक्शन देंगी। तो इसकी प्रॉपर्टी यह है कि कोई भी दो स्ट्रीमलाइन फ्लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जानने के लिए ऐसे देख लेते हैं कि ये दो फ्लो थे, इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। अब अगर देखा जाए इस पॉइंट पे जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, ये जो येलो वाला फ्लो है इसके हिसाब से डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऐसे, और जो रेड है इसके हिसाब से कैसी होनी चाहिए, ऐसे, ये। तो अगर ये दोनों स्ट्रीमलाइन फ्लो हैं तो एक पॉइंट पे हमने पढ़ा था स्ट्रीमलाइन फ्लो में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड बिहेव सेम, बट ये तो यहाँ पे दो डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो दो स्ट्रीमलाइन फ्लो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और बेसिकली इंटरसेक्ट करने के बाद वो स्टेडी नहीं रह सकते। यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वे बाद में स्ट्रीमलाइन नहीं रहेंगे, टर्बुलेंट हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, बट स्ट्रीमलाइन नहीं रहेंगे। तो ये था हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रिंसिपल। बेसिकली बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, जब ये हमने अभी फ्लो देखा जो स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट जो भी था, अब इसकी जो कैलकुलेशन है या फिर जो इसका फ्लो का तरीका है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत मैथमेटिक्स से भी है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, तो इसके लिए बर्नौली ने एक प्रिंसिपल दिया था या कहीं एक थ्योरम दी थी। तो उसी को देखते हैं वो थ्योरम क्या थी, कैसे डेवलप हुई, कैसे डराइव हुई। तो बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से क्या कहा गया था कि अगर एक फ्लूइड मूव कर रहा है एक पाइप में को, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है, गैप बना लेते हैं यहाँ पे। सपोज ये ग्राउंड है और वो जो पाइप है हाइट भी अभी अलग अलग ले लेते हैं, बाद में इसको मिनिमाइज करके देख लेते हैं। ये एक पाइप है और जिसका एरिया कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसका एरिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसकी हाइट h1 है और जो ये पॉइंट है इसकी हाइट क्या है, h2 है, ठीक है। ये जो एरिया है इसको A1 लिख लेते हैं, इसको A2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। यहां का जो प्रेशर है वो P1, तो यहां पे जो प्रेशर है उसको P2 लिख लेते हैं। अभी हम एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस लेते हैं यहां तक का सिर्फ, और सपोज फ्लूइड को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। कितना टाइम लगा, डेल टी। और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे फ्लूइड की, v1। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ले लेते हैं, और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, डेल टी। और वेलोसिटी क्या है, v2। इन पॉइंट्स को एक नेमिंग कर देते हैं। इसको सपोज ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये D पॉइंट है, और ये E पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, वर्क डन देखते हैं। अब जो B टू C पाथ है, B टू C, यहाँ पे हमको वर्क डन करना पड़ेगा फ्लूइड पे टू मूव द फ्लूइड फ्रॉम B टू C। तो वर्क डन कितना होगा, W1 इक्वल्स टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, PV, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो P और V, बट यहाँ पे V कहाँ से आएगा, P1, यहाँ पे P1 होगा बेसिकली, V होगा A1 और इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पे, वेलोसिटी V1 डेल T, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, P1 और डेल V लिख सकते हैं इसको, डेल V, यानी कि ये वाली वॉल्यूम, ठीक है। अब W2 वर्क डन ऑन, बट ये जो W2 होगा ये वर्क डन बाय द फ्लूइड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, W2 इक्वल्स टू माइनस
माइनस, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं P2 A2 V2 डेल टी। अब ये बात यहाँ पे ध्यान देंगे, -P2 यहाँ पे भी डेल V आएगा क्योंकि ये वॉल्यूम इक्वल है। अभी हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में देखा था कि A1 V1 हमेशा इक्वल होता है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 के इक्वल होता है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 के इक्वल होता है। अब अगर दोनों तरफ हम टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कि क्या बनेगा, A1 V1 डेल टी इक्वल्स टू A2 V2 डेल टी, यानी कि क्या बनाए, डेल V डेल V, ठीक है। तो यहाँ पे भी होगा। तो अब नेट वर्क डन कितना होगा, डेल डब्ल्यू कितना होगा, ये होगा P1 माइनस P2 और डेल V क्या ले लेंगे हम, कॉमन। तो ये था नेट वर्क डन। तो हमारा नेट वर्क डन आया W इक्वल्स टू P1 माइनस P2 डेल V। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। U इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, और मास क्या होगा, रो वी, तो ये हो जाएगा रो वी जी एच। बट यहाँ डेल यू है तो ये क्या आ जाएगा, रो डेल वी जी H2 और माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा M2GH2 माइनस M1GH1। M2G को क्या लिखेंगे, M को क्या लिखेंगे, रो और डेल वी GH2, M1 को भी क्या लिखेंगे, रो डेल वी GH1। तो ये क्या हुआ, रो जी डेल वी को ले लेते हैं कॉमन और अंदर बचा H2 माइनस H1। अब ये दोनों में डेल वी क्यों आया, इसको एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा था A1 V1 इक्वल्स टू क्या होता है, A2 V2। अब अगर हम दोनों तरफ डेल टी की मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई डेल टी, तो क्या बनेगा, A1 V1 डेल टी इक्वल्स टू A2 V2 डेल टी। तो ये क्या हुआ, डेल V1 इक्वल्स टू डेल V2। तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, डेल V के। यही हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब सिमिलरली अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखें तो ये क्या होगा, 1/2 M2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 M1 V1 स्क्वायर। M1 M2 की वैल्यू यही ये रखेंगे, तो ये क्या बनेगा, 1/2 रो डेल V V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो डेल V V1 स्क्वायर। 1/2 रो डेल V अगर कॉमन ले लें हम तो हमें क्या मिलेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो अब हमारे पास बेसिकली तीन फॉर्मूले हैं, चेंज इन टोटल वर्क डन पहला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दूसरा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम हमें क्या बताया कि डेल डब्ल्यू जो होता है वो डेल यू प्लस डेल के, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो डेल डब्ल्यू क्या लिख देंगे हम, P1 माइनस P2 डेल V। डेल यू को क्या लिखेंगे हम, रो जी डेल V H2 माइनस H1, और के को डेल के क्या लिखेंगे, प्लस 1/2 रो डेल V V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहाँ से फ्रॉम बोथ साइड डेल V कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, P1। अब अगर इनको एक साइड ले लें, पहले सिंपली लिख लेते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी H2 माइनस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। अब इसको 1 वाले को एक साइड ले लेते हैं, इसको, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो ये हुई हमारी इक्वेशन। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P प्लस रो जी H प्लस 1/2 रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यही क्या है, बर्नौली थ्योरम।
या फिर बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो अब अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। अगर स्टेडी वाटर हो हमारे पास तो क्या होगा, स्टेडी फ्लूइड हो सॉरी, तो क्या होगा, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये थ्योरम कैसे बन जाएगी फिर, P प्लस रो जी H1 इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2। दूसरा, अगर दूसरा केस ये हो कि H1 इक्वल्स टू H2 हो, कोई हाइट डिफरेंस ना हो, ठीक है, H1 इक्वल टू H2 इक्वल्स टू H, तो ये थ्योरम कैसे बन जाएगी, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये P है प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था बर्नौली इक्वेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आगे के चैप्टर को हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।